प्रश्न 55 राज्य को लुप्त हो जाने का विचार संबंधित है। ए उदारवाद से, बी समाजवाद से, सी साम्यवाद से, डी श्रेणी समाजवाद से। उत्तर सी सही है, साम्यवाद से। राज्य के लुप्त हो जाने का विचार साम्यवाद से संबंधित है। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व के बाद जब विरोधी वर्ग का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा और राज्यविहीन व वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। प्रश्न नंबर 56 एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा, किसने कहा है? तो उत्तर है बी कार्ल मार्क्स ने। किसने दावा किया कि राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा? तो उत्तर बी है, मार्क्स ने। प्रश्न 58 अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? उत्तर है मार्क्स द्वारा। अतिरिक्त मूल्य के प्रसिद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन। प्रश्न 60 है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो उत्तर है रिकार्डो ने। प्रश्न 61 है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो उत्तर है डी कार्ल मार्क्स ने। प्रश्न 62 है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्तर है कार्ल मार्क्स ने। मार्क्स ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को। प्रश्न 64 है जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है? उत्तर ए है लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा का संबंध लोकतंत्र की मार्क्सवादी धारणा से। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय चीन के साम्यवादी नेता माओ से तुंग को जाता है, जिन्होंने मार्क्सवाद को एशिया की परिस्थितियों के अनुरूप ढाला है। जनवादी लोकतंत्र में सरकार के अंग के रूप में कुछ बुजुर्गवा पेटी, बुजुर्गवा किसान और सर्वहारा वर्ग रहते हैं। प्रश्न नंबर 65 निम्नलिखित में से तीन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, वह चौथा कौन सा है जो तीनों से अलग है? उत्तर है डी समाजवाद। उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद मिलते हैं, समाजवाद अलग है। समाजवाद मूलतः अपने प्रारंभिक समय में काल्पनिक था, लेकिन बाद में मार्क्स एवं एंजिल ने उसको वैज्ञानिक समाजवाद की रूपांतरित कर दिया। वैज्ञानिक समाजवाद उदारवाद के प्रतिक्रियास्वरूप उत्पन्न हुआ। उदारवाद, व्यक्तिवाद व बहुलवाद तीनों एक ही धारा के विभिन्न रूप हैं। उदारवाद के ही भीतर से आगे चलकर के विकासवादी समाजवाद की धारा निकली, जिसे वर्नस्टन जैसे संशोधनवादियों का योगदान रहा। नकारात्मक उदारवाद न्यूनतम राज्य का समर्थक था, जो तो सकारात्मक उदारवाद व्यक्ति के हित के में राज्य के हस्तक्षेप का पक्षधर था। समाजवाद राज्य को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, जिसके माध्यम से पूंजीपतियों को नष्ट करके क्रमशः राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। प्रश्न नंबर 66 विकासवादी समाजवाद का मुख्य प्रवक्ता कौन है? तो उत्तर है डी एडवर्ड बर्नस्टीन। प्रश्न नंबर 67 समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था? तो ए रॉबर्ट ओपेन। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओपेन ने किया, जो एक विशिष्ट उद्योगपति, मानव प्रेमी एवं सहकारिता आंदोलन का अग्रदूत है। रॉबर्ट ओपेन द्वारा लिखित पुस्तक क्रमशः ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, एसेज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, सोशल सिस्टम, द बुक ऑफ द न्यू मोरल्स वर्ल्ड, द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन रेस। प्रश्न 68 समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाला था? तो उत्तर है ए रॉबर्ट ओपेन। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने निम्नलिखित में से किसने किया? तो उत्तर है रॉबर्ट ओपेन। प्रश्न नंबर 70 आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में बंदी है, अनंत मर चुका है। यह कथन किसका है? तो उत्तर है रॉबर्ट डहल का। उपयुक्त कथन रॉबर्ट डहल का है किसी भी विषय को समग्र रूप से समझने के लिए एक सामान्य सिद्धांत की आवश्यकता होती है। राजनीति विज्ञान को समग्र रूप से समझने तथा उसका भविष्य में विकास एवं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण पर निर्भर करता है, परंतु वर्तमान स्थिति में राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति बड़ी शोचनीय है। इसी संदर्भ में डहल ने कहा है कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह
बंदी और अन्यत्र मर रही है। ज्ञातव्य है कि डेविड स्टर्न द्वारा कार्बन में राजनीतिक सिद्धांत को पतन से दुखी थे। प्रश्न नंबर 71 मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजबूर वर्ग तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। यह किसने कहा है? उत्तर है ए लेनिन ने। मार्क्स एवं एंगल की मृत्यु के बाद लेनिन ने मजदूर आंदोलन के भीतर सभी विजातीय विचारों को विशुद्ध संघर्ष करते हुए सर्वहारा अधिनय तंत्र की सर्वोच्चता पर लगातार बल दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक राज्य और क्रांति में लिखा है कि केवल वही मार्क्सवादी बहला सकता है जो वर्ग संघर्ष की स्वीकृति को सर्वहारा के अधिनयवाद की स्वीकृति तक ले जाए। प्रश्न नंबर 72 है लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांतों की दृढ़ता में एक एवं कट्टरतम स्वीकृत होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्र बदलती हुई व्यवस्था है। यह किसका है? तो यह कथन है सेवाइन का। जॉर्ज ए सेवाइन ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स थियरी में लिखा है कि लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांतों के दृढ़तम एवं कट्टरतम स्वीकृत होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदलती हुई अवस्था है। कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया? हेगल का दर्शन शीर्ष। उत्तर है सी साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है लेनिन की पुस्तक का नाम है, जिसमें अंतर्गत उन्होंने साम्राज्यवाद की व्याख्या करते हुए उसे पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था कहा है। अतः सभी कथन मार्क्स ने व्यक्त किया है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद जिन शक्तियों को जन्म देता है उन्हें को संभालने में असमर्थ सिद्ध होता है। मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है कि समाज का अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स का कथन है मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करती। मार्क्स के अनुसार विचारधारा मिथ्या चेतना की अभिव्यक्ति है। मार्क्स धर्म को जनता की अफीम कहा है। मार्क्स ने राष्ट्रवाद को अस्वीकार करते हुए कहा कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। मार्क्स ने विश्व के मजदूरों एक हो जाओ का नारा मार्क्स के अनुसार बल एक नवीन समाज को जन्म देने वाले प्रत्येक पुराने समाज को की दाई है। प्रश्न नंबर 74 नए समाज रूपी शिशु के गर्भ से धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है। इस कथन का यह कथन है कार्ल मार्क्स का। प्रश्न नंबर 75 है निम्न में किसने धर्म को लोगों के लिए अफीम कहा है? उत्तर है बी मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा है लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 76 है शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन माओत्से-तुंग का है। शक्ति बंदूक की नली से निकलती यह कथन माओत्से-तुंग का है। माओत्से-तुंग को मार्क्सवाद की यूरोपियों से एशियाई रूप में देने के लिए जाना जाता है। माओ ने लंबी छलांग सैकड़ों फूलों का अभियान महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति जैसे क्रांतिकारी प्रयोग किए। माओ की प्रमुख रचनाएं आन कॉन्ट्रडिक्शन, न्यू डेमोक्रेसी, आन कोलिजनम गवर्नमेंट, पीपुल्स डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और माओ द्वारा दिए गए सिद्धांतों में प्रमुख अंतर विरोध का नियम, समाजवादी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, सांस्कृतिक क्रांति की अवधारणा, अशांति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, लोक युद्ध का सिद्धांत, सशस्त्र क्रांति का सिद्धांत, जनवादी लोकतंत्र का सिद्धांत है। प्रश्न 77 है निम्न में से किस लेखक के अनुसार शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? तो उत्तर डी वाला सही, माओत्से-तुंग के द्वारा। प्रश्न नंबर 78 मिलान करना है किसने क्या कहा। माओत्से-तुंग सैन्य शक्तियों का केंद्रीकरण देखने में आसान मालूम होता है, किंतु अमल में यह बहुत कठिन काम है। मॉन्टेस्क्यू राज्य व्यवस्था अनेक व्यक्तियों की संगठित शक्ति है। कार्ल मार्क्स दुनिया के मजदूरों को संगठित हो जाओ, तुम्हारे पास खाने के तुम्हारी बेड़ियां और पाने के पूरा संसार। लेनिन वे लोग खतरनाक हैं जो यह नहीं समझते कि साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष तब तक दिखावा है जब तक इसे अवसरवाद की लड़ाई के साथ बांध ना दिया जाए।
प्रश्न नंबर 79, निम्न में से किसने दुनिया के मजदूरों को एकजुट होने का अपील की है? तो उत्तर है ए मार्क्स ने। प्रश्न नंबर 80, विश्व के श्रमिकों ये खो जाओ तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं है खोने का, यह कार्ल मार्क्स का शब्द है। किसने कहा है हस्तचलित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्प चलित मशीन से निर्मित वस्तुओं की पूंजीवादी समाज निर्मित होता है? उत्तर डी मार्क्स ने। मार्क्स इतिहास के आर्थिक व्यवस्था के उत्पादन प्रणाली को निर्णायक बताते हुए कहते हैं, हस्तचलित मशीन से निर्मित वस्तुओं से साम्यवादी समाज में, वाष्प चलित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होता है। मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या को ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या भी कहा जा सकता है। द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का पूरक सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी राष्ट्र या समाज में विकास की प्रक्रिया को आर्थिक तत्व अथवा वस्तुओं को उत्पादन विभिन्नता को विवरण प्रणाली में भूमिका सबसे प्रधान है। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवाद का सम्मिलित करने का प्रयास किया? उत्तर है बी जेम्स वराह। जेम्स वरहम अमेरिकी दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतवादी थे। 1930 के दशक में वरहम एक प्रमुख ट्रॉट्स्को कार्यकर्ता थे। बाद के वर्षों में मार्क्सवाद छोड़ दिया। अपनी प्रसिद्ध कृत मैनेजीरियल रेवोल्यूशन में विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवाद के विचारों को सम्मिलित किया। प्रश्न नंबर 83 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया? उत्तर है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स एंजल के द्वारा संयुक्त रचना है, जिसे वर्ष 1948 में प्रकाशित किया गया। इसमें उन्होंने लिखा है कि अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इसी पुस्तक में मार्क्स ने सर्वहारा क्रांति की भविष्यवाणी की है। इसी में मार्क्स ने कहा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, अपनी बेड़ियों और दास्ता के सिवाय तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मार्क्स की अन्य रचनाएं द पुअर्टी ऑफ फिलोसफी, द क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, दास कैपिटल, सिविल वार इन फ्रांस, गोथा प्रोग्राम, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है? तो उत्तर है बी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नहीं लिखी गई है। तो उत्तर में दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट, ये भी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई। प्रश्न नंबर 85, दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? तो मार्क्स का है। प्रश्न 86, अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन है मार्क्स का। मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखता है कि अभी तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। मार्क्स ने इसमें कुल 5 अवस्थाओं की बात कही है, जिसमें प्रारंभिक आदिम साम्यवाद अवस्था तथा अंतिम साम्यवाद अवस्था को छोड़कर अन्य तीनों अवस्थाओं में वर्ग विद्यमान रहा, उनके बीच संघर्ष चलता रहा। दास व्यवस्था में स्वामी तथा दास के मध्य, सामंती व्यवस्था भी सामंत तथा कृषक के मध्य तथा पूंजीवादी व्यवस्था में बुजुर्गा एवं सर्वहारा के मध्य संघर्ष विद्यमान रहा। इस प्रकार मानव इतिहास कुछ नहीं अपितु वर्ग संघर्ष की कहानी मात्र है। वर्ग व्यक्तियों को उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी भी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और उसके साधारण एक हो। प्रश्न नंबर 87, यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का अंतिम अवस्था है? ए नक्रुमा ने। नव उपनिवेशवाद समाजवाद की अंतिम अवस्था, यह कथन नक्रुमा का है। नक्रुमा घना के प्रथम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे। घना उन्हीं के नेतृत्व में 1957 में ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त की। नक्रुमा रूस के क्रांतिकारी लेनिन के अनुयायी थे। उन्हें अफ्रीका का लेनिन भी कहा जाता है। लेनिन की भांति उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था रखा है। ज्ञातव्य है कि लेनिन ने उपनिवेशवाद को साम्राज्यवाद का उत्तम चरण कहा है। प्रश्न नंबर 88, लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं, अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं, यह कथन किसका है? मैक्सी का। मैक्स वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता। यद्यपि मार्क्स से पहले अनेक ब्रिटिश तथा फ्रेंच विचारक थे जिनके द्वारा समाजवादी विचार व्यक्त किए गए। उनमें फ्रांस के नायल बफे, सेंट
साइमन चार्ल्स फोरिया तथा इंग्लैंड में जॉन डी सिगमंड विलियम थॉमस तथा रॉबर्ट ओपन प्रमुख थे। लेनिन मार्क्स से सामाजिक परिवर्तन करने वाली शक्तियों की व्याख्या कर उसे वैज्ञानिकता प्रदान की। मार्क्स के विचार इतने प्रभावी हुए कि विश्व दो शिविरों में बंट गया। मार्क्स का मूल्यांकन करते हुए मैक्सी लिखा है कि निष्पक्ष रूप से उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहना कठिन हो जाता है जिसे लाखों लोग ईश्वर की बात पूछते हैं और लाखों पिशाच मानकर घृणा करते हैं। प्रश्न नंबर 89, मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य तो उत्तर है बी आवश्यक है। मार्क्सवादी समाजवाद में अनुसार समाजवादी राज्य अर्थात सर्वहारा वर्ग के अधीन तत्व में राज्य बना, लेकिन राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करने के लिए है। मार्क्स के अनुसार समाजवादी राज्य एक साधन है, इसका अभीष्ट साध्य साम्यवादी समाज है। समाजवादी व्यवस्था में बचे हुए पूंजीपतियों को नष्ट करने के लिए मार्क्सवादी बुजुर्गा वर्ग के ही शस्त्र राज्य को इस वर्ग में खत्म करने की बात करता है। प्रश्न नंबर 90, मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है। उत्तर डी उपयुक्त में सभी। न्याय संगत समाज, उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज। मार्क्सवाद एक न्याय संगत समाज, उत्पादन एवं वितरण का आधारित समाज, शोषण विहीन वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना की बात करता है। प्रश्न नंबर 91, सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया? उत्तर भी है स्टालिन। जोसेफ स्टालिन ने मार्क्सवाद के अंतर्गत राष्ट्रवाद का विचार प्रस्तुत किया। इसके पहले मार्क्स, एंजिल व लेनिन का विचार अंतर्राष्ट्रीयवाद में विश्वास रखता था, लेकिन स्टालिन ऐसे प्रथम मार्क्सवादी विचारक व राजनेता थे जिन्होंने एक देश में समाजवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा क्रांति के अंतर्राष्ट्रीयवाद की चाहत कम होती गई। स्टालिन द्वारा लिखी गई मुख्य पुस्तकें अराजकतावाद या समाजवाद, मार्क्सवाद एवं राष्ट्रीय प्रश्न, लेनिनवाद की समस्याएं आदि। प्रश्न 92, माओ ने चीन में मार्क्सवादी स्थापना करने के लिए किस विचारों को उजाड़ फेंका? प्रश्न कन्फ्यूशियस। माओ ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना करने के लिए चीन के 6ठी सदी ईसा पूर्व समाज सुधारक कन्फ्यूशियस को चीनी समाज में व्याप्त विचारों व मान्यताओं को उखाड़ फेंका। माओ ने सांस्कृतिक क्रांति के अपने आंदोलन के दौरान वर्ष 1973 में क्रिटिसाइज लिन बियाओ क्रिटिसाइज कन्फ्यूशियस नामक आंदोलन चलाया, जो वर्ष 1976 तक चला। इस आंदोलन में माओ ने चीनी इतिहास व संस्कृति की माओवादी व्याख्याएं की। प्रश्न नंबर 93, साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती, यह कथन किसका है? तो यह कथन लेनिन का है। साम्यवादियों को कोई पितृभूमि नहीं होती है, यह कथन रूसी क्रांति जनक व्लादिमीर लेनिन का है। लेनिन ने यह कथन कार्ल मार्क्स के ऊपर लिखे गए एक निबंध में कहा। इसके पहले कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लिए किया। मजदूरों का कोई देश नहीं होता। लेनिन का कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई भी मात्रा सूखी जनता को संतुष्ट नहीं कर सकती। लेनिन ने कहा है कि क्रांति बिना क्रांतिकारी परिस्थितियों को संभव नहीं है और साथ ही साथ सभी क्रांतिकारी परिस्थितियों से क्रांति नहीं होती। मार्क्स के अनुसार कथन निम्नलिखित है। मार्क्स का कथन है, इतिहास खुद को दोहराता है, पहले एक त्रासदी की तरह, दूसरे का मजाक की तरह। दुनिया के मजदूरों, एक हो जाए, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है सिवाय अपने जंजीरों के। पिछले सभी समाजों के इतिहास का वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। क्रांतियाँ इतिहास की इंजन है। प्रश्न 94 है, समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है? तो उत्तर है सी, श्रमिक। अपने आधुनिक रूप में समाजवाद का उद्भव 18वीं शताब्दी को उत्तरार्ध माना जाता है। वह व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया का एवं प्रगतिशील आंदोलन है। यह पूंजीवाद का विरोधी तथा उत्पादन से साधनों का समाज का नियंत्रण चाहता है। प्रश्न है 95 में मिलान करना है।
विकासवादी समाजवाद वर्नस्टीन का। वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स का है। काल्पनिक समाजवाद सेंट साइमन का है। अराजकतावाद है क्रोपोटलिन का। प्रश्न नंबर 96 भी मिलान करना है। रॉबर्ट ओपेन का है। कल्पनावादी समाजवाद हार्वर्ड मैक्यूर्ड का। नव वामपंथ थियोडोर आडोर्नो का है। क्रिटिकल थियरी और कोल का है फेबियनवाद। प्रश्न नंबर 97 समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई? उत्तर है डी कार्ल मार्क्स के। समाजवाद का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से देने का श्रेय कार्ल मार्क्स को दिया जाता है, इसलिए उनके समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। लास्की के अनुसार मार्क्स ने समाजवाद को व्यवस्थित रूप में पाया और इसे एक निश्चित आंदोलन बना दिया। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगा व समाज का शोषण मुक्त होगा, यह कथन है समाजवाद का। समाजवाद व्यक्तिवाद समाजवाद उदारवाद के विरुद्ध एक प्रक्रिया है। यह पूंजीवाद विरोधी तथा उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर समाज का नियंत्रण चाहता है और व्यक्तियों के मध्य आर्थिक समानता का प्रबल पक्षधर है। परंतु मार्क्सवाद के अंतर्गत समाजवाद का एक विशेष अर्थ है जब सर्वहारा वर्ग क्रांति करके पूंजीवाद को धराशायी कर देता है और उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सर्वहारा का स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित कर देता है, तब समाजवाद अस्तित्व में आता है। इस अवस्था में राजनीतिक शक्ति के बल पर पूंजीवाद का अवशेष तत्वों को नष्ट किया जाता है। प्रश्न नंबर 99 श्रेणी समाजवाद समर्थन करता है? तो उत्तर है सी एक व्यक्ति जितने हित उतने मत। श्रेणी समाजवाद का विकास ब्रिटेन में हुआ। इसके अनुसार राज्य संप्रभु होगा, सभी शक्तियों का स्रोत होगा, किंतु वह उसका उपभोग नहीं करेगा, वरन शक्तियों का प्रयोग विभिन्न आर्थिक श्रेणियां करेंगे। श्रेणी समाजवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की मांग करता है। फेबियन समाजवाद समर्थक नहीं था। उत्तर है ए उग्र परिवर्तन का। फेबियन समाजवाद उग्र परिवर्तन का समर्थक नहीं था। फेबियनवाद का उदय इंग्लैंड में हुआ। फेबियनवादियों ने पूंजीपतियों को जगह जमींदारों को अपने प्रहार का लक्ष्य बनाया, क्योंकि उन्होंने पूंजी की जगह भूमि को सारे विवाद की जड़ माना। उनकी प्रेरणा का स्रोत मार्क्स नहीं अपितु जे.एस. मिल हैं। फेबियनवाद के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। फेबियन पूंजीवाद विरोध का तथा समाजवाद का समर्थक है। फेबियन श्रमिक विकास तथा संवैधानिक पद्धति के आधार पर समाजवाद का शांतिपूर्ण लाना चाहते हैं। वे व्यक्तिगत संपत्ति विरोधी थे, लोकतंत्र में अटूट विश्वास रखते थे। फेबियन क्रांति तथा हिंसात्मक तरीके से विरोधी थे। फेबियन वर्ग संघर्ष के स्थान पर लोकतांत्रिक विरोध से सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। समाजवाद एवं उपनिवेशवाद विरोधी थे। वे मार्क्स के सम मूल्य सिद्धांत को नहीं मानते। इनके अनुसार मूल्य का निर्माण समाज द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 101 फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद धीरे धीरे आएगा। फेबियन समाजवाद का विश्वास समाजवाद धीरे धीरे आएगा। फेबियन समाजवाद या फेबियनवाद का उद्भव वर्ष 1884 में इंग्लैंड के 10-12 व्यक्तियों द्वारा फेबियन सोसाइटी के संगठन के परिणाम स्वरूप हुआ। इस संगठन का नाम उन्होंने महान रोमन सेनापति क्विंटस फेबियन के नाम पर रखा। फेबियन सोसाइटी का मूल विश्वास यह था कि समाजवाद की स्थापना धीरे धीरे की जाए। वर्ग संघर्ष के क्रांतिकारी सिद्धांत की जगह फेबियन से विचारकों ने युक्त तर्क वितर्क की पद्धति अपनाई, जिसे अपना प्रभाव दिखाने समय उन्होंने भाषण देकर एक इश्तिहार छपवाकर समाजवाद का प्रचार किया। फेबियनवाद मुख्यतः मध्यवर्गीय आंदोलन था, जिसमें बुद्धिजीवियों का बोलबाला था। फेबियनवादियों ने पूंजीपतियों की जगह जमींदारों को अपने प्रहार का लक्ष्य बनाया। प्रश्न है 102 लोकतांत्रिक समाजवाद किसका आधुनिक रूप है? तो उत्तर है फेबियनवाद का।
प्रश्न है 103, श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो उत्तर है ब्रिटेन से। श्रेणी समाजवाद का उदय 20वीं शताब्दी में प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ। मूलतः फेबियन आंदोलन का ही एक शाखा है। इसे गिल्ड समाजवाद भी कहा जाता है। इसे फ्रांस के संघवाद तथा ब्रिटेन के फेबियनवाद का विचित्र मिश्रण कहा जा सकता है। यह स्पष्टतः मार्क्सवाद का विरोधी है। यह मार्क्स के सभी प्रमुख सिद्धांत, इतिहास की भौतिकता वादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, मूल्य का सिद्धांत, सर्वहारा का अधिवाद, राज्य का लोभ का विरोधी है। यह शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके का विश्वास रखता है। प्रश्न नंबर 104, सिंडिकेटलिस्ट समाजवाद में इनमें से किस पर आधारित जोर दिया? उत्तर है डी, श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। प्रश्न नंबर है 105, समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। यह किसने कहा है? CEM जोड़ ने कहा है। समाजवाद एक टोप की समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। यह कथन CEM जोड़ का है। समाजवाद आज के युग में सर्वाधिक लोकप्रिय विचारधारा है और इसकी लोकप्रियता ने ही इसे बहुत हद तक अनिश्चितता का रूप प्रदान कर दिया। इसी संदर्भ में जोड़ ने उपयुक्त तथ्य कहा है, समाजवाद मनुष्य की समानता तथा न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का अर्थ में एक प्रगतिशील दर्शन तथा कार्यक्रम है। प्रश्न नंबर 106, समाजवाद उस टोप की तरह है जिसे इतनी व्यक्तियों ने पहना है कि उसका स्वरूप नष्ट हो गया। यह कथन किसका है? तो यह जोड़ का है। प्रश्न नंबर 107, समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ। यह कथन किसका है? तो यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। 108, प्रश्न नंबर 108, समाजवाद के अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बर्नार्ड शॉ का है। समाजवाद के अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यह कथन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ब्रिटेन के फेबियन सोसाइटी के प्रमुख विचारक थे। ये समाजवादी फेबियन विचारक के साथ साथ मशहूर लेखक थे। मैन एंड सुपरमैन तथा पिग्मलियन इनकी प्रमुख रचना है। 1925 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया। प्रश्न नंबर 109, 1835 में अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया है? तो रॉबर्ट ओवन। वर्तमान में समाजवाद सबसे लोकप्रिय शब्द है। प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारकों के विरुद्ध भाव को प्रदर्शित करने के लिए किया गया। 1835 में रॉबर्ट ओवन की अध्यक्षता में स्थापित सब राष्ट्रों के सब वर्गों के समुदाय को समाजवाद और समाजवादी शब्द का बहुधा प्रयोग किया गया। ज्ञातव्य है कि रॉबर्ट ओवन ब्रिटिश समाजवाद के संस्थापकों में प्रमुख है जिसने प्रथम बार समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 110 है, पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाशपुंज है। यह कथन है लेनिन का। प्रश्न नंबर 111, मार्क्सवाद का युग का भ्रम किसने कहा है? तो उत्तर है एक्टन ने। प्रश्न नंबर 112 है, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का ऐसा धर्म है। किसने कहा है? तो रैमजे म्योर ने। समाजवाद एक प्रगतिशील और परिवर्तनशील दर्शन तथा कार्यक्रम है। यह बदलते हुए आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ साथ अपने स्वरूप में परिवर्तित करता रहता है। समाजवाद के इस परिवर्तनशील स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए रैमजे म्योर ने कहा है कि समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट सा अधर्म है। जयप्रकाश नारायण ने कहा है, समाजवादी समाज एक ऐसा वर्ग विहीन समाज होगा जिसमें सब श्रमजीवी होंगे। इस समाज में व्यक्तिगत संपत्ति के हित के लिए मनुष्य के श्रम का शोषण नहीं होगा। इस समाज में सारी संपत्ति सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय अथवा सार्वजनिक संपत्ति होगी। प्रश्न नंबर 113, किसने कहा था कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है? उत्तर डी, एंगेल ने। प्रश्न नंबर 114, व्यक्तिगत संपत्ति के संदर्भ में श्रम सिद्धांत जो आधुनिक समाजवाद का आधार बना। यह कथन है A.B. हाब्स और लॉक का, दोनों का। लॉक ने टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट में
व्यक्तिगत संपत्ति को सम सिद्धांत के आधार पर स्वीकार किया है। प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति पर निजी अधिकार नहीं था, किंतु जो व्यक्ति किसी वस्तु के उत्पादन में अपना श्रम लगा देता था तो वह वस्तु उसकी संपत्ति बन जाती थी। इस आधार पर भूमि के स्वामित्व का खंडन कर सामंतवाद का आलोचना की, जो कि समाजवाद का आधार बना। प्रश्न नंबर 115, निम्नलिखित में कौन नव वामपंथी विचारक है? तो उत्तर है इसमें ए और बी दोनों सही है, यानी एरिक फ्रांस और मार्क्यूज। प्रश्न नंबर 116, नेहरू को समर्थक हैं? तो नेहरू समर्थक है गणतांत्रिक समाजवाद के। पंडित जवाहरलाल नेहरू गणतांत्रिक समाजवाद के समर्थक हैं। जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। ये आर्थिक नियोजन समाजवाद तथा लोकतंत्र में साम्यवाद स्थापित करना चाहते थे, इसलिए लोकतांत्रिक समाजवाद में निष्ठा व्यक्त की। इसलिए नेहरू जी ने भारत में भूमि पर सुधार की प्राथमिकता दी तथा जमींदारी तालुकेदारी प्रथाओं को मिटाने की पहल की। प्रश्न नंबर 117, समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करता है? उत्तर डी, राज्य के द्वारा नियोजित। प्रश्न नंबर 118, निम्न में से कौन सा केंद्रीकृत समाजवाद के प्रबल समर्थक हैं? उत्तर है सी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विकेंद्रीकृत समाजवाद के समर्थक थे। पूंजी के संचय तथा बढ़ती हुई बेकारी को रोकने के लिए लोहिया ने छोटी मशीनों पर आधारित उद्योग का समर्थन किया। लोहिया प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का भी समर्थन थे। चौखंबा राज्य की कल्पना की, जिसमें अंतर्गत गांव, मंडल, प्रांत तथा केंद्रीय सरकार, इनके 4 स्तंभ होंगे। प्रश्न नंबर 119, समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? तो उत्तर है सी, राज्य कल्याणकारी संस्था है। समाजवादियों के अनुसार राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। इसके अनुसार व्यक्तिवादी पुलिस राज्य समाज की पूरी भलाई नहीं कर सकता। समाजवादी राज्य के कार्यक्षेत्र को व्यापक कहना चाहते हैं। ये गरीबों, मजदूरों, असहायों के हित में राज्य के कल्याणकारी कार्य सौंपते हैं। प्रश्न नंबर 120, समाजवादी विचार का संबंध है? तो उत्तर है बी, आर्थिक समानता से। समाजवादी विचारधारा उदारवाद व्यक्तिवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ, जहां पूंजीवाद स्वतंत्रता को विकेंद्रीकरण धारणा मानता है, वहीं समाजवाद व्यक्ति की समानता को आधारभूत मानता है। समानता में भी यह आर्थिक समानता पर सर्वाधिक बल देता है। व्यक्तिवाद जहां व्यक्ति को महत्व देता है, वहीं समाजवाद समाज केंद्रीय अवस्था को समाजवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व पर पक्षधर है। समाजवाद आर्थिक व्यवस्था का नियोजन करके उनके उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसी संदर्भ में लैंडलेहर ने कहा कि प्रजातांत्रिक आदर्श का आर्थिक पक्ष वास्तव में समाजवाद ही है। प्रश्न नंबर 121, समाजवादी विचार का संबंध है? तो उत्तर है डी, आर्थिक समानता से। प्रश्न नंबर 122 है, समाजवादी जोर देता है? तो उत्तर है आर्थिक समानता पर। प्रश्न नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन एक समाजवाद की विशेषता है? तो उत्तर है सी, सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व। समाजवाद उत्पादन से साधनों पर राज्य का नियंत्रण और स्वामित्व चाहता है, जिससे कि उसकी आय का सामाजिक हित के लिए उपयोग किया जा सके। आय की असमानता को कम करते हुए अशिक्षा, बेकारी, भुखमरी और अस्वस्थता स्थिति को नियंत्रण पा सके। प्रश्न नंबर 124 है, समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन है? तो उत्तर उनका पूर्णतः सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व हो जाने से उसके अपव्ययपूर्ण प्रयोग को रोका जा सके, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का व्यक्तिगत स्वामित्व राष्ट्र के हितों की परवाह नहीं करता। वह उसे रक्षित रखने के बजाय उसे तेजी से समाप्त कर देता है। प्रश्न नंबर 125, विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई? तो उत्तर है सोवियत संघ में। विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना सोवियत संघ में 1917 में हुई थी। लेनिन सोवियत संघ की बोल्शेविक क्रांति का कर्णधार। यह प्रथम विश्व युद्ध का समय था, जब लेनिन ने अपनी विख्यात साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है लिखी। इसमें लेनिन ने तर्क दिया कि पूंजीवाद राष्ट्रीय स्तर पर सर्वहारा का शोषण तो करता है, यह साम्राज्यवाद का जाल बिछाकर अल्प विकसित देशों में शोषण भी करता है। इसी नारे के साथ लेनिन के रूप में क्रांति का समाजवादी राज्य की स्थापना की। प्रश्न नंबर 126,
थॉमस मूर, ह्यूरिस और रॉबर्ट ओपन ने किस विचारधारा को जोड़ा है? उत्तर है बी, स्वप्निल समाजवाद से। प्रश्न नंबर 127 है, निम्न में से किस लेखक ने साम्यवादी राष्ट्र में नए वर्ग के अस्तित्व के आने की चर्चा की है? उत्तर है बी, मिलोवान जिलास्कुन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रासमी शासक वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सुरक्षा पर अधिक बल देता है, सही है। और ग्रासमी का कहना है कि नागरिक समाज द्वारा ही पूंजीवादी वर्चस्व के मूल्यों को मान्यताओं का प्रसार किया जाता है। प्रश्न नंबर 129, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक इसमें से किस तत्व की उपेक्षा करते हैं? तो उत्तर है ए है धनवान को। प्रश्न नंबर 130 है, किसके संसर्ग ने एम राय ने मैक्सिको के मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया? तो उत्तर है माइकल बोरोडिन के। प्रश्न 131 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। यह है मार्क्स के एकमात्र ऐसा लेखक जिसकी कृतियों को वैज्ञानिक कहा जाता है। आर है, जहाँ मार्क्सवाद समाप्त होता है वहीं से आर्यतावाद आरंभ होता है। उत्तर डी सही है। ए गलत है किंतु आर सही है।